हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म जहां हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी इन चारों कोर सब्जेक्ट्स के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज कर रहे हैं जो 11th और 12th क्लास के लिए है। फिलहाल क्लास 11th की अगर मैं आपसे बात करूं तो हम आज क्लास 11th का ही सेशन लेने जा रहे हैं और क्लास 11th के सेशन में हीट ट्रांसफर नया चैप्टर आ रहा है। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, उनमें से कंडक्शन को आज डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल कहानी की शुरुआत मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। सबसे पहले मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हीट एक्चुअली चीज क्या है। तो अगर हम हीट की बातें करें तो हीट का मतलब होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक प्रकार। कौन सा प्रकार? इसे बोला जाता है, हम लोग अच्छी भाषा में अगर लिखें एनर्जी को, हीट को, तो लिखना चाहिए एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट का मतलब जो एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट में हो, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। और ट्रांसफर जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ट्रांसफर जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट लगातार आप काम नहीं कर रहे हैं तो हायर टेम्परेचर की तरफ से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर हुआ करता है। यूनिट अगर सीजीएस की बातें करोगे तो कैलोरी बोलोगे और एसआई की बातें करोगे तो जूल बोलोगे। ठीक, और फिर तुम ये भी जानते हो कि 1 कैलोरी का मतलब 4.186 जूल हुआ करता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी, सिंपल। ये हीट। अब हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कैसे होती है? तो ट्रांसफर होने के कई तरीके हैं, उनमें से मोड्स ऑफ ट्रांसफर पढ़ते हैं। कितने मेथड्स हैं हीट ट्रांसफर करने के? तो मेथड्स में जो पहला मेथड है वो है बेटा कंडक्शन। 1 2 3 कोई सीक्वेंस नहीं है, बस हम लोग 1 2 3 सीक्वेंस करके पढ़ रहे हैं। दूसरा है बेटा कन्वेक्शन और तीसरा है बेटा रेडिएशन। ये 3 तरीकों से हीट ट्रांसफर होती है और तीनों ही मेथड्स में हीट ट्रांसफर होने की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो मोड्स हैं, जो तरीके हैं, वो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। इस वजह से कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन 3 हिस्सों में हम मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला कंडक्शन था, तो कंडक्शन को समझते हैं। मान लीजिए कि यहां पर एक बच्चा है जिसका नाम है ए और फिर एक बच्चा है जिसका नाम है बी। अगर ये इसे एक थप्पड़ मारना चाहता है तो इसके पास 2 ऑप्शंस हैं। सबसे सिंपल ऑप्शन है कि यहां से यहां चलकर आए और फिर थप्पड़ मारे, बट ये मना किया गया कि उस लड़के को चलना अलाउड नहीं है। दिस बॉय कैन नॉट मूव, रोक दिया गया इसे। तो अब रुक के यहां से थप्पड़ ट्रांसफर तो होने वाला है नहीं, लेकिन एक तरीका और है कि अगर इसे चलना अलाउड नहीं तो फिर इनके बीच में कई सारे लड़के खड़े हो जाएं। और फिर हमारा जो पहला बॉय है ये इसे अपनी एनर्जी ट्रांसफर करे, थप्पड़ ट्रांसफर करे, झटका ट्रांसफर करे, जर्क। ये आगे वाले को, 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 ये इसे। अरे वाह, इसका मतलब वो पहले वाले की एनर्जी आखिरी वाले पे पहुंच गई, जबकि वो खुद चलकर नहीं आया। इसके लिए बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ, मतलब मटेरियल रिक्वायर्ड है। ये तरीका है कंडक्शन का। यानी कि जब भी आपको हीट ट्रांसफर करनी है किसी एक जगह से दूसरी जगह पर, ये मान लीजिए कि हायर टेम्परेचर पर है और ये एंड मान लीजिए कि लोअर टेम्परेचर पर है, और हम इस बात को जानते हैं कि हायर से लोअर की तरफ हीट का ट्रांसफर होने वाला है। ठीक, ये हम लिख लेते हैं कि हीट ट्रांसफर हो रही है बच्चा। तो बीच बीच में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। जिस मॉलिक्यूल को हम हीट दे रहे हैं वो मॉलिक्यूल चलकर राइट वाले पार्ट में हीट लेकर नहीं आ रहा, लेकिन जो रास्ते में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, उन मॉलिक्यूल्स की खास बात क्या है कि वो एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, इस प्रकार से आगे चलते ये हीट अंत में इसके पास आ जाएगी।
तो कंडक्शन में सबसे पहली बात मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो स्पेसिफिकेशन लिखेंगे कि मटेरियल इज रिक्वायर्ड। बिना मटेरियल की रिक्वायरमेंट के ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल, पार्टिकल्स खुद चलकर दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, ठीक। और क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सॉलिड होती मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किसी भी तरह का मटेरियल हो सकता है, और अगर लिक्विड होगा तो फ्लो कर सकता होगा, तो पार्टिकल यहां से यहां चलकर आ सकता है। गैस है तो फ्लो कर सकती, पार्टिकल यहां से यहां चलकर आ सकता है। लेकिन यहां स्पेसिफिक कर दिया गया कि पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल, पार्टिकल को चलना नहीं है। इसका मतलब ये टाइप का जो मोड ऑफ ट्रांसफर है ये सॉलिड्स में देखने को मिलेगा, सॉलिड्स में होता है। मटेरियल की जरूरत है, पार्टिकल को ट्रेवल नहीं करेंगे, सॉलिड्स में पाया जाएगा। अच्छा, बहुत सारे पार्टिकल की जरूरत है। कन्वेक्शन देखिए, मान लीजिए कि आपके घर में एक सुंदर सा पंखा लगा हुआ है, स्टैंड है, और ये आपका फैन है, और ये जो फैन है ये घूम रहा है बड़ी रफ्तार से इस तरह से, और पीछे से एयर ब्लो होकर आ रही है आगे, ठीक। ये ठंडी हवा है, हम लिख देते हैं ठंडी हवा का झोंका, ये ठंडी हवा का झोंका है। और अब आप आए यहां खड़े, आपको पंखे की हवा लग रही है, और पंखे की हवा लग रही है तो आपको ठंडक महसूस हो रही है कि हाँ ठीक है, अच्छा। एक्चुअली यहाँ पर जो एयर के पार्टिकल्स हैं जिनका टेम्परेचर आपकी बॉडी से कम है, वो एयर के पार्टिकल्स खुद चलकर यहाँ तक आ रहे हैं, ये खुद चलकर यहाँ तक आ रहे हैं, और आपकी बॉडी को टच करके आपसे हीट ले रहे हैं। आपकी बॉडी हॉटर है, एयर पार्टिकल्स कोल्डर है, तो हॉटर से कोल्डर बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर हो जाएगी और आपको ठंडक का एहसास होगा। हीट का ट्रांसफर करने के लिए, लेने या देने के लिए, पार्टिकल से हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, इंडिविजुअल पार्टिकल खुद आपके पास चलकर आ रहा है, और वो एक पार्टिकल हीट ट्रांसफर कर रहा है, अगला पार्टिकल आ रहा है वो हीट ट्रांसफर कर रहा है। मतलब एक बात तो तय है कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे कि मटेरियल इज रिक्वायर्ड, सबसे पहली बात मटेरियल रिक्वायर्ड। दूसरी चीज, पार्टिकल्स डू ट्रेवल, पार्टिकल्स ट्रेवल करके जाएंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल्स आपके पास आएंगे, और पार्टिकल बाय पार्टिकल आप सबको एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होंगे। अच्छा, तो किस में मिलेगा ये? लिक्विड फेज में मिलेगा और गैसियस फेज में मिलेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इन्हीं के पार्टिकल फ्री टू मूव होते हैं, सॉलिड वाले तो फ्री टू मूव होते नहीं। तो ये तीन स्पेसिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, रेडिएशन की बातें करते हैं। रेडिएशन में सबसे खास बात क्या है आपको दिमाग में रखना है कि अबव 0 केल्विन अगर कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी, किसी भी मटेरियल, लिक्विड फेज में, सॉलिड फेज में, गैसियस फेज में, किसी भी फेज में 0 केल्विन से ऊपर का अगर उसका टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है तो वो एमिट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW लिख देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शायद सबको पता है, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीख कर आए हैं, तो जानते भी हैं हम। एक्स वाई जेड एक्सेस मान लीजिए, ये ऐसी वेव्स हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। हमारे पास ये दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ये दिशा मैग्नेटिक फील्ड की है, और हम पाते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्रकार से एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट कर रही है। थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे। और अब क्या किया जाए, थोड़ा सा एरो एरो बना के आपको दिखा देते हैं, तो यू विल फील अ 3D लुक। अब पीला वाला बना लें। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चार्ज के ऑसिलेशन से बेटा
काइनेटिक एनर्जी तो बॉडी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट तो करेंगे, मॉलिक्यूल्स में चार्ज होता है, तो चार्ज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट करती हैं इसमें, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का ये कॉम्बिनेशन जो है ये आगे ट्रांसफर होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इनको चलने के लिए किसी प्रकार के मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो हम कहेंगे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। ध्यान रखें बेटा, चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर चल रहे हैं ये वेव चल रही है तो उनको मीडियम की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि मीडियम होगा तो चलेंगे नहीं। अगर किसी तरह का मीडियम है, वाटर है, एयर है, या किसी भी तरह का ऑप्टिकल मीडियम है, तो दीज रेज कैन ट्रेवल, बट अगर वैक्यूम है तो भी चल सकती है। और ये रेडिएशन जो है ये एक्चुअली कैरीज एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जहां जहां होंगी वहां पे एनर्जी रहेगी, ये एनर्जी कैरी करती है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। हाँ, इसी को कहेंगे कि हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और रेडिएशन हो रहा है। तो मतलब हमारी बॉडी लगातार रेडिएशन निकाल रही है, आसपास की दीवार में रेडिएशन निकाल रही है, ये भी निकाल रहा है। कितनी तरह का रेडिएशन हो सकता है आप सबको पता है, 10th क्लास में 6 चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि रेडियो वेव्स हुआ करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, माइक्रोवेव्स हुआ करती हैं, उसके बाद आप जानते हैं कि इंफ्रारेड वेव्स हुआ करती हैं, फिर आप ये भी जानते हैं कि विब्ग्योर नाम का एक स्पेक्ट्रम आता है जिसे हम विजिबल लाइट बोला करते हैं, ये भी इन्हीं का हिस्सा है। फिर एक यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, फिर आप जो करवाते हैं हड्डी टूट जाने पे एक्स रेज, और उसके बाद आती है बेटा गामा रेज जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन है। आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त हमें सिखाया गया था कि इसका लैम्डा मैक्सिमम होता है और फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम होती है, और इसका बेटा लैम्डा जो है वो मिनिमम होता है और फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम होती है। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेडिएशन को हम लोग कहते हैं कि रेडिएशन का मोड आ गया, बिना मीडियम के हीट ट्रांसफर होने लग गई, और ये चीज रेडिएशन कहलाती है। थर्ड टाइप है, हम इसमें 2 टाइप्स पढ़ेंगे अपने कोर्स में, पहला कंडक्शन और तीसरा रेडिएशन। कन्वेक्शन इससे को छोड़ेंगे। फ्लूइड का स्ट्रीमलाइन फ्लो हमने पढ़ा है, लेकिन गैसियस फ्लूइड हमने नहीं पढ़े हैं, उनकी प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं सीखी हैं, कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये बहुत आगे के लेवल में है। तो जब तक कन्वेक्शन पढ़ना हो तो फिर वो सब सीखना पड़ेगा, वो बहुत आगे है, तो हम अभी 11th में उसको ड्रॉप करते हैं। चलो देखते हैं, आज चर्चा तो कंडक्शन की होनी। तो कंडक्शन के अंदर स्टेडी स्टेट क्या होती है वो बताता हूं, यहीं से काम शुरू करना है। मान लो तुम्हारे पास एक बार है, बार का मतलब रॉड, थोड़ा सा 3D लुक दे रहा हूं, अगली बार से 2D बनाऊंगा, और जो प्रोजेक्शंस होते हैं उन्हें समझना अच्छी बात होती है। तो ये रॉड है, इसकी कोई लंबाई है जिसे हम L बोल रहे हैं, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मान लिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। इस सरफेस का टेम्परेचर TH हायर रखा गया है, और इस सरफेस का टेम्परेचर T लोअर रखा गया है। ये समझाया गया है कि हायर टेम्परेचर एक तरफ फिक्स किया गया है, ध्यान दीजिए, फिक्स किया गया है, और यहां पर भी ये टेम्परेचर बेटा फिक्स्ड किया गया है। आपको तुरंत दिखेगा कि हीट एक सरफेस से दूसरी सरफेस की तरफ आने लग जाएगी, मतलब हीट का ट्रांसफर होने लग जाएगा। कहां से कहां? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो आपको दिखेगा 2 बातें, गौर से देखिएगा बच्चा, यहां से कुछ हीट इनपुट होगी और कुछ हीट आउटपुट होगी। ठीक है मेरी बात? जवाब है हाँ। हम कहेंगे कि यहां पर जो हीट इनपुट हो रही है वो Q1 है, और यहां जो हीट आउटपुट हो रही है वो Q2 है। Q1 Q2 छोड़ करके हम Qin Q आउट लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। लिखेंगे बेटा Qin और यहां लिखेंगे बेटा Q आउट, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं। ये Qin Q आउट लिख लिया हमने। अब देखो, जब इस सॉलिड मटेरियल है तो बहुत सारे पार्टिकल्स बीच में होंगे। हम जब हीट दे रहे हैं तो ये पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, ये पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, ये पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन आप पाओगे कि लगातार अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो फिर यहाँ का टेम्परेचर हायर फिक्स किया है, यहाँ का टेम्परेचर लोअर फिक्स किया है, तो कॉमन सेंस है कि टेम्परेचर लगातार घटना चाहिए। घटना चाहिए का मतलब मैं बताता हूँ आपको कैसे। मान लीजिए कि यहाँ पर टेम्परेचर का स्केल इतना है और यहाँ पर टेम्परेचर का स्केल इतना है,
इवन और कम कर लेते हैं तो बेहतर लगेगा, कम है भाई। तो आपको ये दिखना चाहिए कि भाई लगातार रॉड के अलोंग जो टेम्परेचर है वो गिर रहा है, क्योंकि लगातार अगर टेम्परेचर डिक्रीज नहीं मिलेगा तो कोई भी दो सरफेस का टेम्परेचर बराबर हुआ तो दो सरफेस का टेम्परेचर बराबर होने पे हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो जैसे जैसे लेंथ में आगे बढ़ोगे टेम्परेचर लगातार गिरेगा। इसे हम बोल देते हैं x इक्वल टू 0 और इसे बोल देते हैं x इक्वल टू l। तो इसका मतलब x जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, as my x increases the temperature of the section decreases, उस पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे टेम्परेचर लगातार गिरेगा। ठीक, अब जो मॉलिक्यूल्स तुम्हारे बीच में हैं ये मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपने अगले वाले को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, अपने अगले वाले को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बट अगर हमने टी हायर टी लोअर दोनों फिक्स कर दिए, इन्हें घटने और बढ़ने नहीं दे रहे, तो फिर ये इंश्योर होता है कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये मॉलिक्यूल्स बीच वाले इस ग्रेडियंट को, इस स्लोप को, इस टेम्परेचर ग्रेडियंट को एस्टैब्लिश कर देंगे और फिर उसे मेंटेन रखने के लिए लगातार हीट ट्रांसफर करेंगे, परंतु कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ये तभी मिलेगा बेटा जब हम दोनों कोने वाले एंड्स का टेम्परेचर फिक्स करते हैं। तो स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि Q इनपुट इक्वल टू Q आउटपुट। और ये देखते ही तुरंत कोई बच्चा ये अंदाजा लगा जाएगा कि सर हुआ ये है कि हमारे सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया, यानी कि नो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इस बात को दिमाग में रखना है कि हीट का एब्जॉर्प्शन किया ही नहीं गया। तो हमने कहा ठीक है, नहीं किया गया, अच्छी बात, ये स्टेडी स्टेट है। अच्छा, फिर अगर मैं इस Q in को टाइम से बेटा डिवाइड कर दूं और इस Q आउट को भी टाइम से डिवाइड कर दूं, तो ये चीज लिखाएगी बेटा हमारे लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ये क्या कहलाएगी बेटा? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ये हीट ट्रांसफर होने का रेट है, कितनी जल्दी कितनी स्पीड से हीट ट्रांसफर हो रही है। अच्छा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को अगर तुम देखो तो कई किताबें इसको H लिखती हैं और कई किताबें इसको I लिखती हैं। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, इसे ही रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी बोला जाता है। मैं लिख देता हूं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, और या तो इसे दूसरा नाम देते हैं जो मैं बहुत इस्तेमाल करूंगा, हीट करंट। क्या लिख देंगे बेटा? हीट करंट। और आपको इस H और I की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी Q अपॉन T। तो अल्टीमेटली जूल अपॉन सेकंड बन गया हमारा वॉट। तो ये पावर की तरह की बात हो रही है कि कितनी पावर, कितनी हीट पर सेकंड इसमें ट्रांसफर करके दूसरे सेक्शन में भेजी जा रही है। ये जो हीट ट्रांसफर है, हीट करंट है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसकी स्टडी हमें थोड़ी सी करनी है, जानकारी लेनी, जानना चाहिए हमें। तो चलो जानकारी लेते हैं। ये जो हीट करंट है, जैसे हम I से डिनोट कर रहे हैं, ये हीट करंट जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ग्रेडियंट पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर ग्रेडियंट पे। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या चीज होती है वो भी समझना चाहिए। तो चलो लिख लेते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। मैथ के बच्चे जानते हैं कि ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है और स्लोप का मतलब बेसिकली रेट ऑफ चेंज होता है। लेंथ के साथ टेम्परेचर बदल रहा है, हायर एंड पे T हायर टेम्परेचर है, लोअर एंड पे T लोअर टेम्परेचर है, और ये सारा जो टेम्परेचर का चेंज आ रहा है वो L लेंथ के अंदर आ रहा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्लियर है मेरी बात? ये चीज। अब I और किस पे डिपेंड करेगा? I करेगा क्रॉस सेक्शन के एरिया पर। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर का रेट बढ़ जाएगा। तो फिर क्या कहा गया? कहा गया कि I जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू अगेन A T हायर माइनस T लोअर डिवाइडेड बाय दिस एरिया। कोई प्रॉब्लम वाली बात आई होप नहीं होगी। अब ये यहां तक प्रोपोर्शनैलिटी तक तो ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, इसे हम बोलते हैं K, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला हीट करंट का। दिस इज आवर हीट करंट। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इसी से बात बनेगी। अब देखो बच्चों, इस K को क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है
कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कितना स्ट्रांगली, कितना तेजी से, कितना आसानी से हीट कंडक्ट कर सकता है कोई मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टी। खास बात इस कोफिशिएंट के आने का कारण ये है कि मान लीजिए कि आपने टेम्परेचर डिफरेंस लगा दिया, कोई लेंथ लगा दी, कुछ भी हो गया, पर अगर ये लकड़ी होगी तो ये कम हीट ट्रांसफर करेगी, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा, पर अगर लोहा होगा तो हीट ट्रांसफर का रेट बढ़ जाएगा। मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं और लकड़ी वगैरह नहीं होती। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी हमारे फॉर्मूला में नहीं थी, तो ये जो K है ये एक्चुअली मटेरियल की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर रहा है हमारे फॉर्मूला में। तो हम यहाँ लिख देते हैं बेटा क्या, ये जो K है दिस डिपेंड्स ऑन मटेरियल। यहां से बेटा बहुत खास बात है कि मटेरियल पे डिपेंड करता है। एक चीज, इस K का फॉर्मूला बनाया जाए। इस K के फॉर्मूले को आप देखोगे तो लिखोगे I इंटू एल अपॉन ए इंटू टी हायर माइनस टी लोअर। ध्यान रखना बेटा, जो आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो है K की यूनिट्स। यूनिट्स आपको आनी चाहिए, अगर यूनिट्स नहीं आती तो बात नहीं बनेगी। तो यूनिट देखोगे, हीट करंट के लिए वॉट चलेगा, लेंथ के लिए मीटर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, और केल्विन में से केल्विन को घटाओगे तो बचेगा तो केल्विन ही, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर घटा तो वॉट पर मीटर केल्विन, ये K की यूनिट्स बनेंगी। और क्योंकि आपको यूनिट्स पता है तो डायमेंशंस निकालना आई डोंट थिंक कोई बहुत बड़ा काम है, तो डायमेंशंस तो आप निकाल ही लेंगे। इसलिए बहुत स्पेसिफिक बात है कि आप इसे याद रखें। क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि स्कूल एग्जाम्स में इसकी यूनिट रिपीटेडली पूछी जाती है। तो K इक्वल टू वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक भाई, ये कंडक्शन का तरीका है। यहां से मैं थर्मल रेजिस्टेंस, एक नया टॉपिक है, वहां पे आपको ले जाना चाहता हूं। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे उसे समझते हैं वो देखें बेटा। पहले तो हम एनालॉजी देखेंगे। हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट और हीट करंट में क्या सिमिलरिटीज है। मान लीजिए कि एक रॉड है और वही रॉड द्वारा हम यहाँ पर V हायर और V लोअर पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, तो लॉजिकली यहाँ से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट जाने वाला है। और हम जानते हैं कि दिस डेल्टा V यानी कि V हायर माइनस V लोअर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोइंग द करंट। तो यहाँ पर हम कहेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो V हायर माइनस V लोअर अपॉन थर्म ए इलेक्ट्रिकल करंट। हाँ ठीक है। यहाँ पर लेकिन हम लोग क्या करें, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर लगाने, तो भले ही यहाँ पर कोई मटेरियल नहीं जा रहा है, जैसे चार्ज फ्लो होता था इलेक्ट्रिक करंट में, पर हीट तो हो रही है, तो यहाँ पर हीट करंट आ जाएगा। एंड दिस टेम्परेचर डिफरेंस, थर्मल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हीट करंट। इलेक्ट्रिक करंट था तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था, और हीट करंट है तो हीट का रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस है। तो एनालॉजी बना लिया हम लोगों ने यहाँ पे और देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वैसे टेम्परेचर डिफरेंस हीट करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह फ्लूइड का फ्लो जो है वो प्रेशर डिफरेंस के बिल्कुल एनालॉगस होता है। प्रेशर डिफरेंस फ्लूइड का फ्लो, टेम्परेचर डिफरेंस हीट का फ्लो, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, ये बिल्कुल एनालॉगस है। तो जैसे वहां हम थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला डिराइव करते थे वैसे यहां भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को बेटा आप गौर से देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखते थे रो एल बाई ए, इसे ही हम लिख सकते हैं 1 बाई सिग्मा एल बाई ए। ये रेजिस्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर सच में एनालॉगस हैं दोनों, तो बच्चा इन दोनों की जो फॉर्मूला बन रहा है थर्मल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, वो एक जैसा होना चाहिए। चलो करके देखते हैं, अगर एनालॉगस होंगे तो सामने आ जाएगी पिक्चर, और नहीं होंगे तो देखा जाएगा। हीट करंट की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, हमने लिखी थी KA T हायर माइनस T लोअर डिवाइडेड बाई L। तो यार एक काम करो, L अलग करो, KA लेफ्ट में ले आओ और यहां लिखो T हायर माइनस T लोअर डिवाइडेड बाई I। यार वाह, ये थर्मल रेजिस्टेंस का ही तो फॉर्मूला है जो तुम अभी लिख रहे हो। और थर्मल रेजिस्टेंस को अगर तुम यहां देखो तो TH माइनस TL बाई I तो लिखा है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हें तमाशा दिख रहा है,
ये एक्चुअली आपका RT थर्मल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। RT अकेडमी है तो थर्मल रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। थर्मल रेजिस्टेंस, तो ये बेटा आपके लिए थर्मल रेजिस्टेंस याद रह जाएगा, जवाब यहाँ बिल्कुल रह जाएगा। तो थर्मल रेजिस्टेंस का बेटा हमने फॉर्मूला बना लिया, क्या बना लिया गौर से देखो, थर्मल रेजिस्टेंस बिकम्स L/Ka। और जिस प्रकार से सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो सकता था हमारे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस का, वैसे ही दो रॉड्स को सीरीज और पैरेलल में जोड़ा जा सकता है। हम कहेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है थर्मल रेजिस्टेंसेस का। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, देखो ये और ये रहे सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं कि एंड टू एंड जुड़ी रहती हैं रॉड्स, रेजिस्टेंस तो ऐसे ही जुड़ते हैं। तो कोई एक एंड आपने हायर टेम्परेचर पर रख दिया होगा और कोई एक एंड आपने लोअर टेम्परेचर पर रख दिया होगा। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बातें कर लेते हैं। ये रहा, ये पूरा का पूरा एंड आपने हायर टेम्परेचर पर रखा है, ये पूरा का पूरा एंड आपने लोअर टेम्परेचर पर रखा है। अब देखना एक बात गौर से, स्टेडी स्टेट आ जाए तो स्टेडी स्टेट आने के बाद दोनों में एक ही करंट फ्लो करेगा, यहाँ भी करंट आई ही होगा और यहाँ भी करंट आई ही होगा। हाँ, यहाँ पर करंट अलग हो सकता है, यहाँ भी करंट अलग हो सकता है, परंतु एक बात तय है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों में वो सेम है, डेल्टा टी सेम। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने पर पैरेलल कॉम्बिनेशन था, टेम्परेचर डिफरेंस सेम होने पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, करंट सेम होने पर सीरीज कॉम्बिनेशन था, करंट सेम होने पर सीरीज कॉम्बिनेशन, आइडेंटिकल। इनमें से पहली लड़ाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की और सीरीज पैरेलल की। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से पहले बेटा सीरीज पैरेलल में पढ़ना चाहिए, तो सीरीज की बातें कर लेते हैं। वही कहानी कि दो रॉड्स लगी हुई हैं, मैं जानबूझकर ये इस तरह से रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस R2 लिखता हूं, तो मैं ये कह दूंगा कि जो R इक्विवेलेंट होगा सीरीज में वो एक्चुअली R1 प्लस R2 के बराबर होगा। कंडक्टिविटीज नहीं जोड़ रहे हैं, वो L/Ka वाला टर्म जो थर्मल रेजिस्टेंस था उसे जोड़ रहे हैं। और अगर दो से ज्यादा हो तो वही पुरानी कहानी है कि सिग्मा Ri, I की वैल्यू 1 से लेके n तक जितने भी आपके पास रेजिस्टेंसेस अवेलेबल हैं उनकी वैल्यूज लिख दीजिए यहाँ। ठीक, इसी प्रकार से आप पैरेलल कॉम्बिनेशन पर भी विचार करें तो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन की पिक्चर मैंने दिखाई, उसे किताबों में उसी थर्मल रेजिस्टेंस की तरह ड्रॉ करके सॉल्व करने लग जाते हैं, तो बहुत फायदा होता है, क्योंकि ये चीज आप बचपन में पढ़ के आए हैं, एनालॉगस तो दोनों ही हैं, तो R1 R2। अब इसका जो R इक्विवेलेंट बनेगा वो एक्चुअली हम R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नहीं लिखते, 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 आइडेंटिकल इन केस खेल खत्म पैसा जमा। यहाँ पर क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट, जनरल केस में क्या बनेगा सिग्मा 1/Ri, 1/R 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 का सम है ना, I की वैल्यू 1 से लेके n तक जितने आपके पास अवेलेबल है। ये बिल्कुल वही है क्लास 10th में हम पढ़ के आए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। वैसा ही हीट ट्रांसफर में भी थर्मल रेजिस्टेंस भी ऐड होते हैं, वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस बिहेव करते थे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बच्चा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है उसे गौर से देखना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखो बेटा, कहा यह जा रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास दो रॉड्स हैं, मैं दो रॉड्स बनाई बेटा, ये पहले वाले की लंबाई L1 है, दूसरे वाले की लंबाई L2 है, और दोनों का ही जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। सिंपलिसिटी के लिए हम एरिया A ही मान लेते हैं। और किसी एक एंड पे आप पा रहे हैं कि हायर टेम्परेचर, किसी एक एंड पे आप पा रहे हैं कि लोअर टेम्परेचर। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हीट ट्रांसफर, ये हीट का रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, बेसिकली हीट करंट है। और आप पाते हैं कि स्टेडी स्टेट आ गई, हमारा पूरा कोर्स स्टेडी स्टेट पे, कहें या ना कहें ये अज्यूम करके चलना है कि स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है। तो अगर स्टेडी स्टेट आ गई तो इसका मतलब हीट करंट पहले वाले में भी इतना ही है और दूसरे वाले में भी इतना ही। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि हम बेसिकली कोई ऐसी रॉड डिजाइन कर लें
एक ऐसी रॉड डिजाइन कर लें जिसका डायमेंशन भी इनके जैसा हो और हीट करंट भी आइडेंटिकल बहे, टेम्परेचर डिफरेंस भी लगा रखा हो, पर दो रॉड्स ना हो भाई, कोई एक रॉड। चले ठीक है, देखो इसे क्या कहोगे, टी हायर और ये रहा बच्चा आपका टी लोअर। और अगर ये चीज आपको नजर आ रही है तो आपको तुरंत दिखना चाहिए कि इसकी लंबाई जो है वो L1 प्लस L2 बनने वाली है बेटा। ठीक, एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों का ही एरिया था तो भाई साहब की ए लेते हैं। इसे हम कहते हैं कि के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का कोई और मटेरियल है। ये फर्स्ट वाला जो है ये K1 कंडक्टिविटी का है और ये K2 कंडक्टिविटी का है। मैंने कहा ठीक, अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है, जवाब है कोई बात नहीं। जब तुम इसको देखोगे तो जो तुम्हारे पास R इक्विवेलेंट आएगा बेटा वो R इक्विवेलेंट आएगा R1 प्लस R2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और R1 को अगर तुम देखोगे तो लिखोगे L1 बाय K1A और R2 को देखोगे तो लिखोगे L2 बाय K2A। और जब तुम R इक्विवेलेंट लिखोगे तो तुम इससे लिखोगे, और R इक्विवेलेंट के लिए बेटा क्या लिखोगे, लिखोगे L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट A। तो भैया यहां ले जाओ, इसे लिखो, क्या लिख रहे हो, L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट A। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वही रेजिस्टेंस जैसे हम लोग पहले काम करते थे वही करना, A कैंसिल हो जाएगा, मेरे हिसाब से हो जाएगा। अब यहां पर बच्चा आपको क्या करना है कि दोबारा से एक बार लेते थोड़ा अच्छा रहेगा, आसान हो जाता है देखना इसको। K इक्वल टू L1 बाई K1 प्लस L2 बाय K2। अब एक काम करो, ये जो राइट साइड में बना हुआ है इस डब्बे को एक संख्या मानो x, और इस x को नीचे ले जाओ और k इक्विवेलेंट को ऊपर ले आओ, तो तुम्हें दिखाई देगा कि जो k इक्विवेलेंट लिख रहे हो वो एक्चुअली बन रहा है L1 प्लस L2 होल डिवाइडेड बाय L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 एंड सो ऑन। इस तरह की चीज बन रही है। अच्छा लग रहा है देख के, क्या हो रहा है, जवाब है कुछ नहीं। इसी प्रकार से अगर मैंने दो रॉड्स ना लगा रखी होती, बहुत सारी रॉड्स होती, तो हम क्या लिख रहे होते, हम लिखते L1 प्लस L2 प्लस डैश 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 जितने भी टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं डिवाइडेड बाय L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 जितने भी टर्म्स इसके बाद हमारे पास मौजूद है, जितनी रॉड्स हमने लगा रखी हैं। ओवरऑल अगर देखोगे तो तुम इसको लिखोगे सिग्मा Li होल डिवाइडेड बाय सिग्मा Li बाई Ki। ये बन गया भाई K इक्विवेलेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो K इक्विवेलेंट है बेटा वो इस तरह निकाला जाता है। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जवाब है हाँ, बिल्कुल नहीं, आसान है। अच्छा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो बच्चा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी निकाल सकते हैं, पर फिलहाल इसी केस में हम थोड़ा सा और आपको बोल देते हैं, जो स्पेशल केस पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पर आ जाइए, किस कॉम्बिनेशन को, इस फॉर्मूले को देखते हैं, और पेपर में जो पूछा जाता है उसमें कहता है इफ L1 इक्वल टू L2 देन, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, L1 बराबर L2 हो जाए, इसी को हम L बोलने लग जाए, तो K इक्विवेलेंट क्या बनेगा वो समझना। तो L प्लस L हो जाएगा, तो हम उसको लिख देंगे बेटा 2L डिवाइडेड बाय L कॉमन ले ले नीचे से, L1 L2 दोनों बराबर हो गए, तो नीचे लिखा गया है K1 प्लस K2, L से L कैंसिल हो गया, तो K इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला बन रहा है वो है 2K1 K2 होल डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ये तब जब दोनों रॉड्स की लेंथ हमने बराबर ले रखी है, एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट जो आपको याद रहना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, याद रख लीजिए। आई होप आसान। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी बात कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब कुछ ऐसा, ये रॉड है और ये भी भैया एक रॉड है, हम जानबूझ के दोनों की लंबाइयां बराबर रखेंगे और लेंथ दोनों की सेम रखकर एरिया अलग अलग रखेंगे। ये एरिया A1 मान लेते हैं, ये एरिया A2 मान लेते हैं, इसे K2 कह देते हैं, इसे K1 कह देते हैं, और लंबाई तो दोनों की L ही रखनी है। अब इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, इन्हीं के बराबर चौड़ा, इन्हीं के बराबर लंबा, सेम डायमेंशन का एक रॉड बनाएंगे और कहेंगे ये प्राणी K इक्विवेलेंट। ठीक है, अच्छी बात है। हम जानते हैं कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का मतलब होता है 1 अपॉन R1 प्लस बेटा 1 अपॉन R2।
अब इसे अगर तुम देखोगे 1/r तो हमें पता है L/Ka होता है, L/K इक्विवेलेंट, और जो हमारा इक्विवेलेंट वाली रॉड है उसका एरिया A1 + A2 है बेटा, तो हम A1 + A2 डाल देंगे। R1 को देखो क्या लिखोगे, L/K1 A1, ये क्या लिखोगे L/K2 A2। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं, जवाब है हाँ नहीं। अब इसको ऊपर ले जाओ, क्या लिख रहे हैं, K इक्विवेलेंट इनटू A1 + A2 होल डिवाइडेड बाय L, और सामने जब इसे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये ऐसे K1 A1, तो यहाँ क्या आएगा K2 A2 अपॉन L। आप देखें बेटा गौर से, L L L कैंसिल हो जाएंगे, जवाब यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, फटाफट से देखो, किसको नीचे भेज दो बेटा, तो क्या बन रहा है गौर से देखना, K इक्विवेलेंट की जगह बन रहा है K1 A1 प्लस बेटा K2 A2 होल डिवाइडेड बाय A1 + A2, ये बन गया है जनरल फॉर्मूला। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमसे पेपर में क्या पूछा जाएगा, कहा जाएगा अगर ऐसा हो जाए कि A1 A2 बराबर हो जाए, इन्हें A कहा जाए तो क्या होगा, तो फिर से वही पुरानी कहानी है, आप K इक्विवेलेंट बेटा लिखें और K इक्विवेलेंट लिखकर लिखें K1 + K2 और कॉमन ले लें A को, नीचे तो वैसे ही A और A जोड़कर क्या बन जाएंगे बेटा 2A, कट गया ये, तो K इक्विवेलेंट की जगह क्या आया बेटा K1 + K2 होल डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और ये फॉर्मूला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो आपके बोर्ड के, आपके स्कूल के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे हीट ट्रांसफर से। एक और चीज आती है दैट इज टेंपरेचर ऑफ द इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब दो रॉड्स जहां जुड़ रही हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, उस इंटरफेस का टेंपरेचर कितना है, तो चलो करते हैं, कितना आसान है देखो। इन सब डेरिवेशन से बच्चे डरते हैं, पर अगर आप देखेंगे साथ में तो बड़ा अच्छा लगेगा कि कुछ भी तो नहीं है। देखो इंटरफेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने जानबूझकर दोनों का सेम रखा हुआ है। पहली वाली जो रॉड है इसकी लंबाई L1 है, दूसरी रॉड की लंबाई L2 है। ये बेटा हम कह देते हैं कि T हायर है और इसे कह देते हैं कि T लोअर है। यहां पर दोनों रॉड्स मिल रही हैं तो ये बन गया T इंटरफेस। इंटरफेस को हम TB लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जवाब नहीं। हमारी पढ़ाई कब की है, स्टेडी स्टेट की। स्टेडी स्टेट का मतलब हीट ट्रांसफर का रेट दोनों में बराबर, और क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है इस वजह से जो करंट हीट करंट आएगा वो दोनों में बराबर आएगा। तो जो हीट करंट बेटा इसमें आ रहा है वही हीट करंट बेटा इसमें आएगा। इसे हम K1 कंडक्टिविटी का बोलते हैं, इसे K2 कंडक्टिविटी का बोलते हैं। फर्स्ट वाले का हीट करंट सेकंड वाले की हीट करंट के बराबर है। अगर ये लॉजिक आपको पता है तो क्यों ना डेरिवेशन को यहीं से शुरू करें और यहीं से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट वाली रॉड का हीट कंडक्शन अगर लिखेंगे, रेट ऑफ हीट कंडक्शन, हीट करंट लिखेंगे तो ये T हायर माइनस T लोअर नहीं लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट रॉड के अबाउट जो टेंपरेचर डिफरेंस है वो TH माइनस TB है। तो आप क्या लिखेंगे, I की वैल्यू फर्स्ट रॉड के लिए लिखी जाए तो हम लिखेंगे एरिया A, टेंपरेचर का जो डिफरेंस है बेटा वो T हायर माइनस TB है डिवाइडेड बाय L1, और फिर K1 तो लिखना ही था तो लिख लिया। यही कहानी अगर हम सेकंड वाली रॉड के लिए लिखें हीट करंट तो आप लिखेंगे बेटा K2 into A, और हायर टेंपरेचर TB है, लोअर टेंपरेचर TL है, और यहाँ रहा T। और आप जानते हैं कि दोनों रॉड्स में हीट ट्रांसफर का रेट बराबर है, तो I इक्वल है, इक्वेट कर दीजिए। जब आप बेटा इसे इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, K1A T हायर माइनस TB अपॉन L1 दैट इज इक्वल टू K2A TB माइनस T लोअर अपॉन L2। अब क्या करें, अब कुछ नहीं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, देखो क्या लिखोगे, K1A L2 T हायर माइनस TB इक्वल टू K2A L1 TB माइनस TL। ये अब इनका मल्टीप्लाई कराओ, जब तुम इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो K1A L2 TH माइनस K1A L2 TB इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करो K2A L1 TB माइनस K2A L1 TL। अच्छा तो मैं निकालना क्या है, इंटरफेस का टेंपरेचर है, TB निकालना, तो TB को अकेला करो बाकी को अकेला करो, इसे इधर भेजो। देखो क्या लिखोगे, K2A L1 TB प्लस K1A L2 TB। क्लियर है मेरी बात, इसको इधर लाए और ये दो टर्म लिखी है, अब इसे उधर ले जाओ तो क्या लिखोगे, देखो
K1A L2T हायर माइनस माइनस प्लस K2A L1TL। वहां से TB कॉमन ले लो, TB कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अंदर, देखो बचेगा K2A L1 प्लस इधर देखो क्या बचेगा K1A L2 इक्वल, यहां पर क्या है गौर से देखो, यहां पर तो जो लिखा है वो लिखा है, ये खेली खत्म, K1A L2T हायर प्लस K2A L1T लोअर, इसको नीचे भेज दो, आ गया तुम्हारा टीबी, खेल खत्म, पैसा आ जाओ। देखो जो इतनी देर से हम लोग कर रहे हैं बेटा वो एक्चुअली कुछ खास नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। डेरिवेशन तो उसी वक्त हो गई थी जिस वक्त इस बात का अंदाजा लगा लिया गया था कि एक्चुअली दोनों रॉड्स में हीट करंट बराबर होंगे और हीट करंट बराबर होने की वजह से दोनों के हीट करंट लिखकर इक्वेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बस वही डेरिवेशन खत्म हो गई थी। बाकी तो सब ये मैथमेटिकल प्रोसेस है, 8th क्लास अलजेब्रा है, लगा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। तो सवाल कहां से लगेगा, अगर वो स्टार्ट आपको आती है, क्लिक होती है कि कहां से हम इस लॉजिक को स्टार्ट करेंगे, बस वहीं से सारा खेल हो जाता है। K2L1 प्लस K1L2, ये बन गया बेटा आपका इंटरफेस का टेम्परेचर। सारी डेरिवेशंस जो आपके बोर्ड में हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर ली। हीट ट्रांसफर कंडक्शन में जितना भी है हमने वो सारा कवर कर लिया। टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस आखिरी टॉपिक होता है, हमने वो कवर कर लिया है। खेल खत्म, पैसा आ जाए, वाह भाई वाह, बात बन गई। अगर बात बन गई तो बहुत ही अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म करना चाहिए। लेट्स फिनिश द लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हमें देखते रहिए, एक एक लेक्चर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, अच्छी तरह समझ आएंगे और आपके स्कूल एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखकर हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसको बहुत आगे हाईफाई भी बनाया जा सकता है। हम आदत नहीं जा रहे हैं जानबूझकर कि स्कूल की स्टडीज को आप बहुत फोकस करें और उस स्तर का पढ़ें ताकि ज्यादा और एक्सप्लोर कर पाएं, आपके पास समय बहुत हो बार बार उसे रिवाइज करने का। RT अकेडमी को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम पढ़ रहे होंगे रेडिएशन। टिल देन थैंक यू।